आज हम लोग श्वसन तंत्र को डिस्कस करेंगे, जो कि जैव प्रकरण का दूसरा टॉपिक है, श्वसन तंत्र। पहले भाग में हम लोगों ने पहली 2 वीडियो के अंदर पाचन तंत्र को डिस्कस किया था। पाचन तंत्र भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम दूसरा टॉपिक श्वसन तंत्र को डिस्कस करते हैं। श्वसन क्या होता है, किसे कहते हैं श्वसन? ये भी पाचन पोषण की तरह ही एक जैविक प्रक्रिया है। श्वसन के अंदर 2 प्रक्रियाएं होती हैं। 2 क्रियाओं से मिलकर के एक क्रिया बनती है, जिसको श्वसन कहते हैं। श्वसन ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करना, ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करना। निःश्वसन कहलाता है। निःश्वसन। और CO2 युक्त वायु को निष्कासित करना, यानी बाहर निकालना, निष्कासित करना। ये प्रक्रिया निःश्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करना निःश्वसन कहलाता है, और CO2 युक्त वायु को बाहर निष्कासित करना, यह निःश्वसन कहलाता है। कहने का मतलब इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन, इन 2 प्रक्रियाओं से मिलकर के एक क्रिया बनती है, जिसको श्वसन कहते हैं। मानव के अंदर मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है, जिनकी संख्या 2 होती है। मानव के अंदर मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है, जिनकी संख्या 2 होती है। फेफड़े दाईं और बाईं ओर 2 उसमें बटे रहते हैं। दायां फेफड़ा 2 अधूरी खांचों के द्वारा, एक खांच ये और दूसरी ये, 2 अधूरी खांचों के द्वारा 3 पिंडों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। जबकि बायां फेफड़ा एक अधूरी खांच के द्वारा 2 भागों में बटा होता है। फेफड़े की संरचना, मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है, लंग्स। फेफड़े की संरचना, फेफड़ा जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान स्पॉन्जी होता है, यानी इसमें असंख्य छिद्र पाए जाते हैं मधुमक्खी के छत्ते के समान। ये बहुत ही कोमल अंग होता है, और इसको प्रोटेक्शन देने के लिए जो पसलियां होती हैं, पसलियां पीछे कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी होती है कमर के अंदर, और आगे की ओर एक चपटी अस्थि होती है, जिसको अस्ट्रनम बोलते हैं। अस्ट्रनम और पसलियां मिलकर के थोड़ी सी कैविटी का निर्माण करती हैं, वक्षीय पंजर का निर्माण करती है। उस वक्षीय पंजर के अंदर फेफड़े स्थित होते हैं, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये सब होते हैं। नासागुहा, इसमें पहला भाग है नासागुहा श्वसन तंत्र का। ये इसके बाकी और जितने भी अंग हैं, ये सहायक श्वसन अंगों के अंतर्गत आते हैं। फेफड़े की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। फेफड़े के अंदर, एक फेफड़े के अंदर वायु कुपिकाओं की संख्या 15 करोड़ होती है। 2 फेफड़े हैं तो दोनों फेफड़ों के अंदर कुल मिलाकर के 30 करोड़ संख्या होती है वायु कुपिकाओं की। इसके बाद जब नासागुहा से ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर ग्रहण किया जाता है, नासा मार्ग से होकर के जाती है। जो मानव की नाक है, मानव की नाक एक सेप्टम के द्वारा, पट के द्वारा 2 भागों में बटी होती है, दायां और बायां। इसके अंदर एक सेप्टम पाया जाता है, जिसे पट बोलते हैं, और पट जो है वो नासागुहा को 2 पार्टों में डिवाइड करता है। नासागुहा का मार्ग, नाक का जो मार्ग है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस टेढ़े मेढ़े मार्ग को कोंकाई बोलते हैं। जब इसमें से होकर के वायु गुजरती है,
नाक जो होता है वो सैनिटेरियन उपकला से आस्तरित होता है, जिसके अंदर एक चिकना सा पदार्थ म्यूकस स्रावित होता रहता है। इसी म्यूकस के अंदर धूल के कण और वायु में उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो इसी श्लेष्म में चिपक जाते हैं और अंदर जाने से ये उसको रोकता है। दूसरा जो नासा गुहा का टेढ़ा मेढ़ा मार्ग होता है कोंकाई, ये वायु को हमारे शरीर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ढालता है, मेंटेन करता है उसके टेम्परेचर को। गर्मियों के दिनों में हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो बाहर का उससे जो अधिक होता है तो वायु गर्म होती है। अगर वो गर्म वायु फेफड़ों के अंदर जाएगी तो बहुत डैमेज करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। सर्दियों के दिनों में भी हमारे शरीर का जो तापक्रम है वो 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है और बाहर वातावरण का जो टेम्परेचर है वो लो होता है, जिसके कारण वायु ठंडी होती है। अगर ठंडी वायु फेफड़ों के अंदर पहुंचेगी तो वो भी नुकसान देगी। तो टेढ़े मेढ़े मार्ग से गुजरते समय वायु जो होती है वो हमारे शरीर के अकॉर्डिंग ढल जाती है। नासा गुहा से वायु पहुंचती है ग्रसनी में। ग्रसनी पोषण में पाचन के अंतर्गत भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था और यहाँ पर श्वसन के अंतर भी हम इसको पढ़ रहे हैं। ये दोनों का कंबाइंड, ये दोनों का संयुक्त मार्ग है, पोषण में पाचन का और श्वसन का। ग्रसनी से होती हुई वायु श्वास नाल में पहुंचती है। ग्रसनी के अंतिम भाग जहां पर ग्रसनी श्वास नाल में खुलती है, यहीं पर आहार नाल भी एक दूसरे को, आहार नाल और श्वास नाल एक दूसरे को काटती हैं। इन्हीं के ऊपर बना हुआ उपास्थियों से बना एक घाटी ढापन यानी एपिग्लोटिस पाया जाता है। एपिग्लोटिस जो है एक पत्ती नुमा संरचना होती है जो उपास्थियों से बनी होती है। इसका कार्य यह होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं या वायु अंदर लेते हैं तो ये आहार नाल को ढक लेता है और भोजन करते समय ये श्वास नाल को ढक लेता है। इसलिए भोजन करते समय कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर भोजन करते समय हम बात करते हैं तो जो भोजन के कण हैं वो आहार नाल में जाने की बजाय श्वास नाल में चले जाते हैं और जोर से धक्का लगता है, जिसे फंदा लगना कहते हैं। इसके बाद श्वास नाल, श्वास नाल गर्दन से होती हुई और वक्ष गुहा में जहां पर पांचवी पसली होती है, ये वहां पर जाकर के दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, दो भागों में बट जाती है ब्रोंकाई, जिनको श्वसनी बोलते हैं। ये दो भागों में बटने के बाद दाएं और बाएं फेफड़ों के अंदर चली जाती है। ये श्वास नाल है, श्वास नाल आगे जाकर के ये दाएं फेफड़े के अंदर चली गई है श्वसनी, और ये बाएं फेफड़े के अंदर श्वसनियों में बट जाती है। श्वसनी फेफड़ों के अंदर जाकर के बारंबार कम से कम 20 से 25 बार विभाजित होती है। 20 से 25 बार विभाजित होने के बाद ये श्वसनिकाओं में बट जाती है और श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे फूलकर वायु कूपिकाओं का निर्माण करते हैं। मैंने बताया है कि वायु कूपिकाओं की संख्या एक फेफड़े के अंदर 15 करोड़ होती है। अगर पूछता है एक नवजात शिशु के अंदर वायु कूपिकाओं की संख्या कितनी होती है तो 1 करोड़ होती है, पर एक वयस्क मानव के अंदर एक फेफड़े के अंदर वायु कूपिकाओं की संख्या 15 करोड़ होती है। तो श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे फूल करके वायु कूपिकाओं का निर्माण करते हैं। वायु कूपिका ही जो है गैस विनिमय के लिए सतह प्रदान करते हैं। यहीं पर गैस विनिमय होगा, यानी गैसों का आदान प्रदान। जब ऑक्सीजन युक्त वायु नाक से होते हुए ग्रसनी में जाएगी, ग्रसनी के बाद श्वासनाल में, श्वासनाल दो भागों में बट जाती है, श्वसनियों में, और अपनी अपनी ओर के फेफड़ों के अंदर चली जाती है। जब ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर जाती है, फेफड़ों के अंदर जाती है, ये डायाफ्राम तंतुपट होता है। तो तंतुपट अपनी स्थिति से नीचे की ओर गति करता है। ये नीचे की ओर गति करेगा,
जब डायाफ्राम नीचे की ओर गति करेगा तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगी। वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है और विसरण का नियम कहता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहना ही क्या है, विसरण है। तो श्वसन की जो प्रोसेस है वो विसरण के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता अंदर कम हो गई, बाहर ज्यादा है, तो विसरण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर पहुंच जाती है। अब जब हम निःश्वसन की क्रिया करते हैं यानी CO2 युक्त वायु को शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं, तब डायाफ्राम ऊपर की ओर गति करेगा और अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। पसलियां अंदर की ओर गति करेंगी, जिससे वक्ष गुहा का आयतन यानी फेफड़ों का आयतन कम हो जाएगा। फेफड़ों का आयतन घटेगा तो CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सांद्रता अधिक हो जाती है और वायुमंडल के अंदर इसकी सांद्रता कम होती है, तो अंदर से विसरण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर चली जाती है। इस प्रकार से गैसों का विनिमय होता है और श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है। अब आप लोग देख रहे हैं श्वासनाल के ऊपर, जो श्वासनाल होती है उस पे कार्टिलेज से बने, उपास्थि के बने अधूरे सी के आकार के, इंग्लिश का सी नहीं होता है, इसके आकार के अधूरे उपास्थि के छल्ले बने होते हैं, जिन्हें श्वास छल्ले कहते हैं। इनकी संख्या पूछता है बोर्ड के अंदर। श्वास छल्लों की संख्या 16 से 20 होती है। श्वास छल्लों की संख्या 16 से 20 होती है। श्वास छल्लों का कार्य ये होता है, ये वायु की अनुपस्थिति में श्वासनाल और श्वसनियों को पिचकने से रोकता है। अगर ये पिचक जाएंगी तो फिर निपातित हो जाएंगी और इसके कारण इनके अंदर डैमेज हो जाएगा। नुकसान होने की वजह से फिर इनमें वायु का संचरण नहीं हो पाएगा। पसलियां, जिनकी संख्या 12 जोड़ी होती है, इनका कार्य क्या होता है, ये फेफड़ों को प्रोटेक्शन देती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। दोनों फेफड़े जो होते हैं वो एक फुफ्फुस आवरणी झिल्ली प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं और दोनों झिल्लियों के अंदर एक गुहा पाई जाती है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये होती है जिसको प्लूरल कैविटी, फुफ्फुस आवरणी गुहा बोलते हैं। फुफ्फुस आवरणी गुहा, प्लूरल कैविटी, और इसी के अंदर एक दर भरा रहता है जिसे प्लूरल फ्लूइड यानी फुफ्फुस आवरणी दर भरा रहता है। ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है, इसका कार्य ये होता है, ये फेफड़ों को हर समय नम बनाए रखता है, ताकि अब श्वसन के दौरान फेफड़ों के अंदर घर्षण होता है, ये फैलते और सिकुड़ते हैं, ये सिकुड़ते और फैलते हैं, जिसके कारण घर्षण हो जाता है। तो इसी से बचाने के लिए फुफ्फुस आवरणी दर इसके अंदर भरा रहता है। कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, जीवाणुओं का संक्रमण हो जाने के कारण इस दर्व की मात्रा बढ़ जाती है। इस दर्व का अधिक मात्रा में स्रावण होने लगता है और ये फेफड़ों के अंदर भरने लगता है, जिससे इसके अंदर जो वायु कुपिकाएं हैं, वायु कुपिकाएं के अंदर ये दर्व भरने लगता है और वायु कुपिकाएं गैस विनिमय नहीं कर सकती है। इसी को प्लूरोसिस रोग बोलते हैं। अब ये श्वसन तंत्र का भाग एक, तो इसको यहां तक ही हम डिस्कस करते हैं। दूसरे भाग में हम इसको कंप्लीट करेंगे।